हेलो डियर स्टूडेंट, हमने पीरियोडिक टेबल वाला जो तत्वों की गुणधर्म एवं आवर्तिता वाला चैप्टर हम देख रहे थे और उसका पहला लेक्चर हमने देख लिया था। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था जहां पर अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए थे और मैंने आपको तत्वों के आईयूपीएसी नामकरण भी सिखा दिए थे। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 8080। पेज नंबर 80 के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं क्या? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। अब कुछ बच्चों ने क्लास 11 का इससे पहले वाला अध्याय यानी कि परमाणु संरचना अगर पढ़ रखा हो और उसमें तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रखा हो तो वो बच्चे इसको समझ पाएंगे। अब कुछ बच्चों को नहीं याद होगा तो सबसे पहले मैं आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूं कि आपने चैप्टर 2 यानी कि परमाणु संरचना में बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया था कि सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है और बाहर वृत्ताकार पथ होते हैं और ये वृत्ताकार पथ ही हमने क्या बोले थे, कोश। और हमने जो कोश बोले थे उसका मान n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 या k, l, m और n पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने इनको k शेल, l शेल और हमने ये भी देखा था कि इनमें अधिकतर 2n स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि पहले कोश में 2, दूसरे में 8, 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इतना तो आपने पढ़ लिया था, पर यही केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा बेस नहीं है। इसी के बाद आप इस अध्याय में और आगे आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे अध्याय 2 के अंदर। नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये जो है ये है कोश। पर बोहर ने बताया कि कोश जो है, कोश भी उपकोशों में डिवाइड होते हैं, यानी कि कोश किस में डिवाइड होते हैं, उपकोश में। और उपकोश जो होते हैं वो उनको एस, पी, डी और एफ के द्वारा बताया गया है। तो ये बताया गया है जैसे कि फर्स्ट शेल है, एन का मान अगर 1 है यानी कि पहला कोश है तो उसके अंदर 1s उपकोश होता है, ठीक है। अगर n का मान 2 है तो वहां पर 2s और 2p उपकोश होते हैं, ठीक है। अगर मान 3 है तो वहां पर 3s, 3p और 3d उपकोश होता है, ठीक है। 4 है तो 4s, 4p, 4d और 4f उपकोश होता है। ऐसे ही 5 होता है तो अलग अलग उपकोश होता है, 5s, 5p, 5d, 5f ऐसे उपकोश होते हैं। फिर आप क्लास 11 के चैप्टर 2 में ही विन्यास लिखने के लिए आप एक चीज और देखेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरे होते हैं, कोश नहीं उपकोश, ठीक है। एस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये जो इधर की साइड मैंने लिखा है एक ऑफबाउ का नियम होता है। ऑफबाउ इन्होंने बोला सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उसके बाद 2s में भरो, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, फिर 3d, 4p, इस तरीके से भरो। तो मैं आपको बिल्कुल थोड़ा 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन लिखना सिखा देती हूं तो आप विन्यास को थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप जो ये वाला पार्ट है ये आप क्लास 11 के चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका इससे काम हो जाएगा। क्या कि जो कोश होते हैं वो डिवाइड होते हैं उपकोश में। उपकोश को एस, पी, डी और एफ में बताया गया है। पहले कोश में एक ही उपकोश होता है 1s, 2 में होता है 2s और 2p, 3 में होता है 3s, 3p, 3d और s जहां दिख रहा होगा आपको वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, जहां p दिख रहा होगा वहां 6 अधिकतम भर सकते हैं, जहां d दिख रहा होगा वहां 10 अधिकतम भर सकते हैं और जहां f दिख रहा होगा वहां 14 अधिकतम भर सकते हैं। अब आपको विन्यास कैसे लिखना है देखो मैं बताती हूँ। जैसे आपको बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, देखो ऑफबाउ नियम के अनुसार ये 1s दिख रहा है, 1s। और मैंने आपको क्या बताया, s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो 1s नाम का एक रूम है या एक कमरा है या एक कक्षक है। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s,
क्योंकि उसमें 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो वो कहाँ रहेगा, 1s में रहेगा। जैसे आप हॉस्टल्स में, रूम्स में रहते हैं, ठीक है, तो हॉस्टल में रूम नंबर होते हैं सबके अलग अलग, हर रूम की कैपेसिटी अलग हो सकती है, किसी रूम में 2 लोग रह सकते हैं, किसी रूम में 6 रह सकते हैं, किसी में 10 रह सकते हैं, ठीक है। तो 1s में जो रूम है उसमें 2 ज्यादा से ज्यादा लोग रह सकते हैं, पर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s, ये 1 ऊपर लिखा होगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s। तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष में रहता है, वो s उपकोष में रहता है। समझ में आ गया। अब दूसरे पे चलते हैं। हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। अब पहले बार जो है एक एक करके इन्हीं ये जो आपको अबव का नियम दिया है इसी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले पहले कमरे को पूरा भरना है। जब पहला कमरा पूरा भर जाएगा तभी दूसरे कमरे में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहला कमरा कौन है, 1s। 1s में 2 लोग रह सकते हैं और हीलियम के पास भी 2 है, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 1s। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। इसके बाद आता है लिथियम। देखो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कहां से भरना शुरू करेंगे, 1s से भरना शुरू करेंगे। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। आपने ये नियम देखो, 1s पूरा भर गया, इसके बाद कौन सा कमरा खुलेगा, 2s, ठीक है। अब 2s और s में आपको क्या पता है, ये 2 रह सकते हैं, तो 1s में भी 2 रह सकते हैं, 2s में भी 2 रह सकते हैं। पर यहां पर इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2 भर दिए और 2s में 1 भर दिए, तीनों इलेक्ट्रॉन का इंतजाम हो गया ना। तो इस तरीके से हम विन्यास बनाते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब ऐसे ही आप ट्राई करना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, एक सेकेंड, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो ऐसे आपको सभी का विन्यास लिखना सीखना है। आपको ये दे दिया गया है कि इस तरीके से लिखना है कि पहले इसको भरेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता देती हूँ। बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 2s2, बोरोन का है 1s2 2s2 2p1, कार्बन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3 फॉर नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p5 फ्लोरीन और 1s2 2s2 2p6। अब मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको, हम पीरियोडिक टेबल में इसका यूज कैसे करेंगे। देखो हमें ये देखना है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जा रहा है, इसमें भी s में जा रहा है, s में भी जा रहा है, s में जा रहा है। पर यहां देखो बोरोन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, p उपकोष में जा रहा है, इन सब में p में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये हमें टेबल को याद करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब पीरियोडिक टेबल वाले अध्याय में चलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने विन्यास का थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, ठीक है। अब आगे पढ़ के देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। पिछले चैप्टर में मैंने बोला आपको, परमाणु संरचना वाले में आपने जाना कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्याओं से की जा सकती है। जो मेन कोश वाली क्वांटम संख्या है उसको n यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर, n को हम क्या बोल रहे थे, मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश या शेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ये जाना कि परमाणु में जो कोश होते हैं वो भिन्न भिन्न उपकोश जैसे कि s, p और d और f कहते हैं। तो अलग अलग उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर आपके पास एक प्रश्न आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ ये अंडरलाइन करेंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ये परिभाषा सबको याद हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, किसे कहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अतः किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थित उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक
मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है या पी में जा रहा है, या बाद में और भी विन्यास आएंगे जहां डी या एफ में जा रहा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, देखो भरे जाने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं को दर्शाती है, और इसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और टेबल को समझेंगे। एक बार आप लोग यहाँ टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल देखिए। इस टेबल में आपको कई कलर्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको ये कलर्स। देखो यहाँ पर ये दो समूह जो दिख रहे हैं 1 और 2, ये आपको अलग कलर से दिख रहे हैं। इधर वाले समूह आपको अलग कलर से दिख रहे हैं। ये अलग अलग कलर अलग अलग समूह को बता रहे हैं, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए आपको क्या चीज दिख रही है। ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1 जहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लगा हुआ है, इधर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। यहां पर जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इस ग्रुप नंबर 1 और 2 को आप अपनी बुक में पेंसिल से लिखिए कि इसे कहा जाता है एस ब्लॉक। इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। एक सेकेंड, एस ब्लॉक। अलग अलग पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं। एस, अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ 4 चीजें होती है, ये देखो एस, पी, डी और एफ, ये 4 दिखाई ना। ऐसे ही टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, इधर वाला जो है यहां पर 13 से लेकर के 18 तक जो है उन्हें कहा गया है पी ब्लॉक। ये जो बीच में आपको यहां लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां लिखा हुआ दिख रहा है, ये बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट, इस पूरे को यानी कि 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व हैं इन सबको बोला जाता है डी ब्लॉक। एस, पी, डी, और चौथा ब्लॉक आएगा एफ ब्लॉक, जो यहाँ नीचे रखे हुए हैं आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड, एफ लिखा हुआ है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो ये हो गया आपका पूरा ये वाला, इसको दोनों को सबको मिला के जो 14 एलिमेंट है इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, और टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी हुई है। कैसे, देखो लिथियम की बात करें, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है 3। अभी मैंने आपको विन्यास लिखना सिखाया, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s1। देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, एस में एंटर कर रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में है, तो उसे हमने क्या बोला, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के सभी तत्व को एस ब्लॉक क्यों कहा गया है कि जब हम इनका विन्यास लिखते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। ऐसे ही पी ब्लॉक वालों को पी ब्लॉक में क्यों बोलेंगे, जब इनका विन्यास लिखेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है। एग्जाम्पल दिखाऊं, देखो ये है बोरोन, बोरोन क्या है बी, परमाणु क्रमांक क्या है 5, 1s2 2s2, और आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में। तो आप लोगों को विन्यास लिखना अगर आता है तो आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पूरी टेबल विन्यास पे बनी है। तो जो लोग पी ब्लॉक में रहते हैं उन सब का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है। तो अब आप बता दो डी ब्लॉक में क्या होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा जब हम उसका विन्यास लिखेंगे। और एफ ब्लॉक में क्या होगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, जब हम पूरा विन्यास लिखेंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एफ में एंटर किया है तो हमने उसको एफ में रखा है। इस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। और वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे टेबल बनी हुई है और हमें विन्यास अच्छे से आता है तो हमें टेबल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए n का मान बताता है, आवर्त, ठीक है। चलो अब देखते हैं पहले आवर्त को। देखिए ये जो आवर्त है, पहला आवर्त में हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन के पास एक ही 1s ही है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पर, अभी मैंने आपको विन्यास जब पढ़ाए थे, देखो अगर किसी में 1s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, जो आगे 1 लिखा हुआ है ये n को बता रहा है, कोश को बता रहा है, और पीछे वाला जो s लिखा हुआ है ये उपकोश को बता रहा है। तो जो पहला आवर्त होगा सभी में पहले कोश में ही इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, दूसरा कोश खुला ही नहीं होगा। देखो हाइड्रोजन पहले आवर्त में रहता है, एक ही कोश है इसमें, n यानी कि 1 ही है। हीलियम में भी n यानी कि 1 है। पर जैसे ही आप लिथियम में गए, लिथियम हाइड्रोजन के नीचे रखा है पीरियोडिक टेबल में,
ठीक है, वहां देखो कितने कोश दिख रहे हैं, 1s भी है और 2s भी है, तो इसके लिए n का मान 1 है और इसके लिए n का मान 2 है, यानी कि इसमें 2 कोश यूज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आवर्त में नीचे जाते जाएंगे, पहला जो आवर्त है आपका ये हाइड्रोजन वाला, इसमें एक ही कोश होगा। दूसरे आवर्त में जो सारे तत्व दिख रहे हैं आवर्त, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब में कितने कोश होंगे, 2 कोश होंगे। जैसे तीसरा कोश खोला, आपने थर्ड आवर्त में तत्वों को रख दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, इन सब में 3 कोश होंगे। ठीक है, उपकोश अलग चीज है। ठीक है, इसके बाद चौथा है, तो चौथे आवर्त में मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n का मान क्या होगा, 4। पांचवें में n का मान क्या होगा, 5। छठे आवर्त में n का मान क्या होगा, 6। और सातवें आवर्त में n का मान क्या होगा, 7। तो ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? तो आप यहाँ पर इस लाइन को आई थिंक समझ गए होंगे कि आवर्त जो है मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए n का मान बताता है। आवर्त सारणी में एक के बाद एक, आवर्त सारणी में एक के बाद एक आवर्त की पूर्ति अगले मुख्य ऊर्जा स्तर n = 1 = 2 से संबंधित होती है। तो जैसे जैसे आप आवर्त में नीचे आते जाते हैं, n का मान बढ़ता जाता है। पहले आवर्त में n का मान क्या होगा, 1। दूसरे आवर्त में n का मान क्या होगा, 2। तीसरे आवर्त में n का मान क्या होगा, 3। ऐसे करते करते हम ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणुओं की कक्षा से दुगनी होती है। छोड़ दो इस बात को, यानी कि आप तो सीधी सी बात ये याद रखो कि जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे आवर्त में n का मान बढ़ता जाता है। फिर देखो इन्होंने बोला हाइड्रोजन का विन्यास 1s1, मैंने अभी आपको बता दिया है ना। हीलियम का विन्यास 1s2 है। इसका मतलब पहले आवर्त में पहला कोश पूर्ण हो जाता है, के शेल पूरी भर गई। फिर दूसरा आवर्त आए, लिथियम में आए तो उसका क्या हो गया, 1s2 2s2। देखो ये दूसरा आवर्त, इसका बाहरी कोश का मान क्या हो गया, 2। दूसरे आवर्त में 2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाता है। इस प्रकार से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 तक उन्होंने समझा रखे, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, ऐसे करके सारे आवर्त, जैसे चौथे आवर्त में n का मान क्या हो जाएगा, 4, समझ में आ गया। पांचवें आवर्त में n का मान क्या हो जाएगा, 5, है ना। इस तरीके से सातवें आवर्त में n का मान क्या हो जाएगा, 7। यही बात इस पूरे में लिखी हुई है। ठीक है, अब आप देखो ये 4f, ये बात और इन्होंने बता रखी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये जो रखे हुए नीचे वाले रखे हुए आपको f ब्लॉक, इनको आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, और ये संक्रमण तत्व होते हैं। डी ब्लॉक को बोलेंगे हम संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, तो यहां पर ये वाली बात ही इन्होंने लिखी हुई है। क्या, देखो 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथेनॉइड कहलाती है। 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या एक्टिनॉइड इनको कहते हैं। तो ये बात हमने आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड पिछली क्लास में भी मैंने समझा दी थी। ठीक है, अब वर्गवार, ये तो आवर्तवार हो गए थे, अब वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात करेंगे। एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। अब देखो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताती हूं मैं आपको। तो आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को यहां से देखिए, ये देखो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है आपको, 1s1। लिथियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, देखो 1s2 2s1 दिख रहा है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s2, एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, इसका अगर आप विन्यास लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 3s1। तो आपको क्या खास बात दिख रही है, कुछ एक चीज दिख रही है जो लगातार आ रही है, क्या, आखिरी में s में 1s1, पहले कोश के s शेल में 1, इसका पीछे का विन्यास सेम दिख रहा है 2s1, इसका देखो 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1, यानी कि सबके 1 2 3 4 5 6 7 पर s कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन सबकी बाहरी कोश का विन्यास समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। ऐसे देखो ये ग्रुप नंबर 2 में देखो बेरिलियम वाले में 2s2 3s2 4s2 5s2
6s2 7s2। तो यानी कि सबकी बाहरी कोश को संयोजकता कोश भी कहते हैं। तो किसी वर्ग या वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बाहरी कोश या संयोजकता कोश का विन्यास समान होता है। समझ में आ रहा है? जैसे और किसी का देख लो, स्कैंडियम का देख लो, देखो 3d1 4s2, 4d1 5s2, 5d1 6s2, 6d1 7s2, एक जैसा पैटर्न दिख रहा है आपको। और इधर देख लो, ये देखो 18वें ग्रुप में, चलो ये वाला हीलियम नियोन आर्गन, ये नोबल गैस, आदर्श गैसें जो है हमारी, इनको हम बोलते हैं आदर्श गैस। इनका विन्यास इतना अच्छा है कि सब इनकी तरह आदर्श बनना चाहते हैं, सब लोग ऐसा विन्यास धारण करना चाहते हैं। ये स्टेबल एलिमेंट है, ये दुनिया में किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, सबसे स्टेबल है। तो देखो इनके विन्यास में क्या खास बात दिख रही है, देखो हीलियम का क्या दिख रहा है आपको 1s2, तो इधर क्या दिख रहा है, हीलियम का अलग ही आएगा, बाकी सब नीचे वालों के सेम है। देखो 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6, इस तरीके से सबके बाहरी कोश के विन्यास समान दिख रहे हैं। तो अब आप यहां देखिए पेज नंबर 81 पे यही लाइन यहां लिखी हुई है कि एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित सभी तत्वों के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन समान है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है बाहरी कोश में, और उनके गुण भी एक जैसे हो जाएंगे। वो एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, जैसे गुण ऊपर वाले के वैसे गुण नीचे वाले के हैं। ठीक है, जैसे वर्ग एक के तत्वों का संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 देखो अभी मैंने आपको बताया था क्या था, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1। ठीक है, तो उनका विन्यास समान हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान पर। तो जो आधुनिक आवर्त नियम दिया गया था, याद आ रहा है आधुनिक आवर्त नियम हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था यहां पर। आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते थे, देखो ये रहा आधुनिक आवर्त नियम, पेज नंबर 77 पे ऊपर दिया हुआ है। क्या, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब उनके सारे गुणधर्म परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान पर। यही लाइन यहां लिखी हुई है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के अलग अलग एसपीडीएफ ब्लॉक मैंने आपको बता दिया है क्या, कि आवर्त सारणी का मूल आधार आपबाउ का सिद्धांत है। आपबाउ का सिद्धांत क्या था, ये वाला मैंने आपको बताया था, क्लास 11th के चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आपबाउ के नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं और परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो कैसे, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ग, या वो एक परिवार है। वो सब एक समान रासायनिक गुणधर्म बताते हैं, जैसे लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब एक ही वर्ग के तत्व हैं। जैसे आप आपके परिवार की बात करें, आपके परिवार में 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो एक परिवार के बच्चे हैं, तो उनके बहुत सारे गुण, उनकी बहुत सारी हरकतें समान होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके सबके एक ही जैसे गुणसूत्र से या एक ही परिवार के गुण वो लेकर आए हुए हैं, इसलिए उनके गुणधर्म समान है। तो ऐसे ही ये सब एक वर्ग या परिवार है जिनके गुणधर्म समान है। और एक परिवार में क्या खास बात होती है, उनके बाहरी कोश का विन्यास समान होता है। देखो यहाँ पर लिथियम का 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है, तो बाहरी कोश का विन्यास उन सबका समान होता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इसी प्रकार विन्यास समान होने के कारण ही हमने एस, पी, डी और एफ अलग अलग ब्लॉक बताए थे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस टेबल में अच्छे से बता दिया था कि जो आपका 1 और 2 है ये पूरा, एक सेकेंड, ये आपका 1 और 2 है ये पूरा क्या है, एस ब्लॉक, ये इधर वाला 13 से 18 तक क्या है, पी ब्लॉक, ये बीच वाला क्या है, डी ब्लॉक, और नीचे वाला क्या है, एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी, एफ। क्यों बनाया गया है, उनके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब आपको इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, बस आपको ये करना है कि जो चारों ब्लॉक के तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
पढ़ना है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं एस ब्लॉक के तत्व। आगे यही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, एस ब्लॉक की बात करें, वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो एस ब्लॉक में दो ही वर्ग आते हैं, 1 और 2 आ रहे हैं ना। एस ब्लॉक में दो ही वर्ग आ रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और NS2 है। तो आपके जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, एस ब्लॉक के बारे में समझाइए। तो आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं एस ब्लॉक के बारे में, एस ब्लॉक के बारे में बताइए। कुछ भी आपके पास आ गया 2 मार्क के 3 मार्क का। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु में कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको कैसे भी करके याद कर लेना है हर एक ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है, NS1 तथा NS2 है। और ये दोनों ही तत्वों को हम एस ब्लॉक कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर सभी धातुएं बहुत ही क्रियाशील होती है। सोडियम पानी में डालने पर आग लग जाती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है वो। ठीक है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो क्रियाशील धातुएं हैं। तो एस ब्लॉक के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो ये 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिखा हुआ है आपकी टेबल में, आपकी टेबल को आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 82 पे देखो, ये दिया हुआ है आपको एस ब्लॉक। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS1 तथा NS2। ठीक है, तो आपको क्यों सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, रखना ही है। एस ब्लॉक में अधिकतम क्रियाशील धातुएं होती है। जहां पे ग्रुप 1 है, ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है, इनको क्षारीय धातुएं कहेंगे। और ग्रुप 2 है, इनको क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। फिर ये आपके बीच में 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक आएगा। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अभी आपको याद करना है। पी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है और एफ का याद करना है। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है। और ग्रुप 1 के बारे में और भी चीजें बताई गई है आपका एस ब्लॉक के बारे में। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये हमेशा +1 आयन या +2 आयन बना लेते हैं। मतलब अगर आपके 4-5 नंबर में पॉइंट्स आ रहे हैं तो एस ब्लॉक के तत्वों के गुण आपको याद कर लेने हैं। क्या क्या गुण याद करें, इनको क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चौथा पॉइंट आप यहाँ डाल देंगे, ये क्रियाशील धातुएं हैं। 5वां पॉइंट, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये +1 तथा +2 आयन बनाते हैं। ठीक है, बस इतना बहुत है, इससे आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा एस ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म। फिर आपके आया दूसरा पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में पहला पॉइंट, पी ब्लॉक में कौन सा, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। पी ब्लॉक के तत्वों एस और पी। हाँ, अब एक सवाल बहुत सी बार आता है कि निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं, या मेन तत्व किसे कहते हैं। पूरा एस ब्लॉक और पूरा पी ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एस और पी, इन दोनों को मिला के रिप्रेजेंटेटिव या निरूपक तत्व कहते हैं। किसको कहते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, सबको मिलाकर के एक साथ निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। प्लीज आप ये अंडरलाइन कर लेना कि एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से रिप्रेजेंटेटिव या निरूपक या मेन तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब वापस पी ब्लॉक में आ जाओ। पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 से 6 तक होता है। तो पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS2NP 1 से लेकर के 6 तक, ये लिख लेना। ठीक है, तो पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। पी ब्लॉक के गुण देख रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बाद उत्कृष्ट गैस, वही आदर्श गैस जो मैंने आपको बताई थी ना आखिरी में, ये जो आपकी गैस है ना, ये उत्कृष्ट या आदर्श गैस होती है। पी ब्लॉक में आदर्श गैसेस रखी होती है। सारी दुनिया आदर्श गैस की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहती है। पूरी केमिस्ट्री ही इसलिए बनी है कि सब उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनके जैसा मतलब अगर कोई आपको दिख रहा है बहुत पैसे वाला है तो उसका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होगा। तो आप सब पढ़ क्यों रहे हैं, मैं नौकरी क्यों कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा क्यों रही हूँ, हम सब स्टेबल होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाए। तो सारे तत्व स्थायी होना चाहते हैं, जो कि उत्कृष्ट गैस हमेशा स्थायी होती हैं। और स्थायी विन्यास क्या होता है, NS2NP6।
ठीक है। तो उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, तो सभी लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश में सभी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरे हुए होते हैं। इसके बाद जो आपका ग्रुप नंबर, आपका जो ये पीरियड है, मतलब आपका पी ब्लॉक है, इसमें 17वें वर्ग को हेलोजन तथा 16वें वर्ग को चैल्कोजन कहते हैं। मतलब 17वां ग्रुप देखो ये वाला, ये 17 नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 के तत्वों का नाम होता है हेलोजन, और ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजन कहा जाता है। ये आपके ना कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चैल्कोजन कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप 17 को हेलोजन, ग्रुप 16 को चैल्कोजन कहा जाता है पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और इन दोनों तत्वों के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ताकत होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि और ये सभी, ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अभी आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही होगी, पर आप ये देखो कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही बोलते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जैसे हेलोजन है तो ग्रहण करके F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब इनकी बनाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो यहां तक आपको पी ब्लॉक के गुण समझ में आ गए। फिर अपन डी ब्लॉक में चलेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इसके अंदर आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है कि 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक होता है। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व एक साथ कहते हैं। पी की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो बस। ठीक है, और पी में हेलोजन्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा विद्युत ऋणी या विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माइनस बनाने की कोशिश करते हैं। बस इनफ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के तत्वों को, पहला पॉइंट, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। दूसरा, डी ब्लॉक में आवर्त सारणी में, सेकेंड पॉइंट, आवर्त सारणी में 3 से लेकर 12 वाले तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखिए, तो आपको मैं पॉइंट बता रही हूं, ये अगर आपके 3 मार्क 4 मार्क में आता है। ठीक है, तो पहला कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, 3 से लेकर के वर्ग 3 से लेकर के 12 वाले तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इस ब्लॉक के तत्वों में आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने के आधार पर इनको डी ब्लॉक कहा जाता है। इसीलिए इनको डी ब्लॉक, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये याद कर लेना है कैसे भी करके, N-1 डी 1 से लेकर 10 और NS 1 से लेकर 2, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 0 से लेकर 2 कर दो। ठीक है, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। बिल्कुल इसको याद रख लेंगे कैसे भी करके, ये डी वाले तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अगला पॉइंट और अगर आपको याद रखना है तो इस तत्वों के आयन प्राय रंगीन होते हैं, 5वां पॉइंट। ठीक है, बस बहुत है, इनफ है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका पूरा डी हो गया, और इसके तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आपके डी ब्लॉक के हो गए, अगर डी ब्लॉक पे सवाल आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एफ ब्लॉक पे आ जाते हैं। इसका पहला पॉइंट, एफ ब्लॉक के गुण लिखिए। पहला पॉइंट, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनको, ये सबसे काम की चीज है कि डी एफ ब्लॉक रखा कहाँ है, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखे हुए हैं। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सबसे नीचे रखे हुए ये एफ ब्लॉक। ठीक है, टेबल के बाहर ही रखे हुए एक तरीके से, तो इनको अलग से नीचे रखा हुआ है। तो आप एफ ब्लॉक के जो अगर गुणधर्म दिया जाता है तो उसमें ये कुछ पॉइंट है जो आप हाईलाइट कर लीजिए आपकी बुक में, और ये 4-5 पॉइंट याद कर लीजिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्या पहला पॉइंट, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। दूसरा, मुख्य आवर्त सारणी में नीचे जिन तत्वों को 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उसमें से एक को लेंथेनॉइड और इन्हें एक्टिनॉइड कहा जाता है। तो 2 लाइन रखी हुई है, ऊपर वाले लेंथेनॉइड, नीचे वाले एक्टिनॉइड। थर्ड पॉइंट, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F 1 से लेके 14, N-1D 0 से 1 और NS2। ये थोड़ा सा टफ है, प्लीज इसका तो रट्टा मार लेना। ठीक है, इनको तो लिख के 2-3 बार याद कर लेना। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तीसरा पॉइंट लिख लेना है। चौथा पॉइंट, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरता है, इसीलिए इनको F ब्लॉक तत्व कहा जाता है। और 5वां पॉइंट, इनमें सभी तत्व धातुएं हैं, कोई भी अधातु नहीं है, सब धातुएं हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका। एक और पॉइंट अगर किसी को याद करना है तो याद रख सकते हो कि ये तत्व एक्टिनॉइड श्रेणी के बहुत सारे तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मी वो तत्व होते हैं जो रखे रखे रेडिएशन या विकिरणें निकालते हैं, विकिरणें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 या 6 पॉइंट एफ ब्लॉक के बारे में हो गए। आप एफ और ब्लॉक ये आपके सारे ब्लॉक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लेक्चर में मतलब शॉर्ट ही रखेंगे लेक्चर को, तो आप इसको समझे। आप अपनी कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चंस लिख देंगे क्या कि एस ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखिए, पी ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखिए, एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखिए और डी ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखिए। तो ये आपके 4 क्वेश्चन आज के लेक्चर में तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली करना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में अपन धातु, उपधातु और आवर्तिता पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद द डॉक्टर बेला। थैंक यू।